हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सर जी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के एनसीईआरटी किताब से श्वसन चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा गया है, यानी ऊर्जा की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, ऊर्जा की मुद्रा को कहते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा भी इसको कहते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और इसका नाम एक और हो सकता है ऊर्जा सिक्का, यानी एनर्जी क्वाइन। तो एटीपी को दो नामों से जाना जाता है, एक एनर्जी क्वाइन मतलब ऊर्जा सिक्का, और एक ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एटीपी के बारे में, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दोस्तों, एटीपी क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होता है तो भोजन के ऑक्सीकरण के बाद उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब एटीपी के रूप में संचित होता है तो जब कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी टूटकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जो है विभिन्न कोशिकाओं में प्रयोग कर ली जाती है। एडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ऑक्सी श्वसन। दोस्तों, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी श्वसन तथा किण्वन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा 673 किलो कैलोरी प्रति ग्लूकोज अणु प्राप्त होता है। किससे दोस्तों, ऑक्सी श्वसन में 673 किलो कैलोरी प्रति ग्लूकोज अणु प्राप्त होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में या किण्वन में मात्र 27 किलो कैलोरी प्रति ग्लूकोज अणु प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल का निर्माण होता है, तो अल्कोहल का निर्माण किण्वन में होता है। और किण्वन दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है। अल्कोहल का निर्माण किण्वन अथवा अनाक्सी श्वसन में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे नीचे दिया है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पाइरुविक अम्ल में टूट जाते हैं और पाइरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। तो दोस्तों दो, जब ग्लाइकोलाइसिस का क्रिया होती है तो 4 अणु बनते हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 अणु ही प्रयोग हो पाता है, उससे हमको प्रॉफिट मिल पाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का सीधा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कितने अणु बनते हैं, तो दोस्तों आप बोलेंगे 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्रेबस चक्र का क्रिया स्थल है। तो क्रेबस चक्र की क्रिया जो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य में है। यानी क्रेबस चक्र की जो क्रिया होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आइए क्रेबस चक्र के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो क्रेबस चक्र में क्या होता है दोस्तों, इस चक्र के अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की आधार द्रव्य में होती है। इन क्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बनने वाले पाइरुविक अम्ल के अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक एक करके पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें, क्रेबस चक्र में। पाइरुविक अम्ल के दोनों अणु बनते हैं 4, लेकिन 2 अणु ही प्रयोग हो पाते हैं। तो पाइरुविक अम्ल के 2 अणु क्रेबस चक्र में प्रवेश करने से पहले पाइरुविक अम्ल
एसिटिलीन कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में 6 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंध्र का संबंध होता है। तो दोस्तों रंध्र का संबंध होता है वाष्पोत्सर्जन से। रंध्र का संबंध किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 2 होती है। रंध्रों में गुर्दे अथवा सेम के बीज के आकार का 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली है। तो श्लेष्मक झिल्ली, श्लेष्म कला कहलाती है। जो नासा मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप और नमी का नियमन के कार्य में सहायक होती है, उस झिल्ली का नाम है श्लेष्मक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है और उसका जो व्यास होता है उसका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की खोखली नली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है। दोस्तों मनुष्य की जो श्वास नली की दीवार होती है उसकी आकृति सी के आकार की होती है। मनुष्य की श्वास नली में सी के आकार की उपस्थिति के बने अधूरे छल्ले होते हैं जो वायु न होने पर भी इस नली को पिचकने से रोकती हैं। यानी कि जो श्वास नली की दीवार होती है वह सी के आकार में होती है और किसका बना होता है? वह उपस्थिति के कारण, उपस्थिति से बना होता है। जब उसमें वायु नहीं होता है तो यह नली को पिचकने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य है फेफड़े को सुरक्षा करता है, फुफ्फुसा आवरण को नम और चिकना बनाता है, फुफ्फुसा आवरण को घर्षण मुक्त करता है। तो यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। यह जो फेफड़ा होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, यह हल्के गुलाबी रंग के कोमल और लचीले अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो दोस्तों दायां जो फेफड़ा होता है वह 3 भागों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा होता है द्विपालित होता है, यानी कि 2 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु कोश किन कोशिकाओं से बना होता है? तो जो वायु कोश होता है यह सल्की उपकला से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं हैं। तो जो वायु कोश होता है वह गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में श्वसनांगों के द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। निःश्वसन श्वासोच्छ्वास का ही एक पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वह श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक श्वसन वर्धक है। क्या है? श्वसन वर्धक है जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
दोस्तों आपसे भी पूछ सकता है कि मानव शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो जो लाल रुधिराणु होते हैं ऑक्सीजन का जो परिवहन करते हैं वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वह क्या है, अस्थायी यौगिक के रूप में करते हैं कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों का मूल सामर्थ्य क्या है। दोस्तों फेफड़ों का मूल सामर्थ्य है अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। अंतः श्वसन सामर्थ्य प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन संयुक्त रूप से लगभग 6000 मिली हो जाता है। यह फेफड़ों का मूल सामर्थ्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवायु या अनाक्षी श्वसन के में निर्गत ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं इसको कि अवायु या अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत 27 कैलोरी क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत के दौरान होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है। तो ग्रसनी में दोस्तों नासा ग्रसनी भी होता है, कंठ ग्रसनी और मुख्य ग्रसनी होता है, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर रज्जु किस में होता है। तो दोस्तों स्वर रज्जु जो हम लोग बोलते हैं, चाहे कोई भी सॉन्ग या गीत गाना गाते हैं, तो जो हमारा स्वर होता है वह स्वर रज्जु किस में होता है, कंठ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में श्वसन नाल में जब वायु नहीं होता है तो भी वह पिचकता नहीं है। क्यों, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि वह जो श्वसन नाल होता है वह उपास्थि छल्लों के कारण क्या होता है, वह पिचकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फफूसीय कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है। तो फफूसी कोशिकाओं का जो जाल होता है दोस्तों फेफड़े में वायुकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुकोशों की बाह्य सतह पर डैश डैश का जाल फैला होता है। तो वायुकोशों की बाह्य सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। आइए कुछ एग्जाम्पलर जो है लघुत्तरी प्रश्न दिया है बुक में, उसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आपके सामने दिया है कुछ फैक्ट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सारे फैक्ट ऑब्जेक्टिव और जो एग्जाम्पलर है ये सारे क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं फैक्ट। इसमें देखिए, श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए, किसे कहते हैं श्वसन क्रिया। इस क्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम अभिक्रिया को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को एटीपी अणुओं में विभीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन और एंजाइम के साथ 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। अगला फैक्ट है, श्वसन और दहन में अंतर क्या है। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और जबकि दहन में अत्यधिक ऊर्जा
उत्पन्न होती है, यानी श्वसन के अंतर्गत कम ऊर्जा उत्पन्न होगा और दहन के अंतर्गत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। उस श्वसन क्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती क्या होता है? ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत और उसके किण्वन के अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें दिया है अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अतः अल्कोहल C2H5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, पादपों में वायु श्वसन के अंतिम उत्पादों के नाम बताइए। जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वायु श्वसन के उपरांत भोजन का पूर्णतः ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O पानी तथा ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। तो अभी आपने पढ़ा ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्सी जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट फैक्ट आपका, नासा के वेशमों में स्थित रोमाव के कार्य लिखिए। तो नासा गुहा में स्थित रोमाव क्या करता है? दूषित श्लेष्मक यानी कफ को भीतर की ओर ग्रसनी में या बाहर की ओर नासिका में भेजता है। जो कफ हमारे अंदर बनता है दोस्तों, उसको क्या करता है? श्लेष्म उसको भीतर की ओर ग्रसनी में या बाहर की ओर नासिका में भेजता है। नेक्स्ट है आपका, अंतरनासा पट किसे कहते हैं? इसका क्या कार्य है? तो मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी बाह्य नासा रंध्र स्थित होता है। नासिका तथा दोनों नासा रंध्रों के बीच में एक पट होता है जिसे अंतरनासा पट कहते हैं। इस पट के कारण प्रत्येक नासा अपनी ओर नासा मार्ग में खुलता है। अगला फैक्ट है, सौर यंत्र क्या होता है दोस्तों? तो पुरुषों में इसे किस नाम से जाना जाता है? जो सौर यंत्र होता है वह वायुनाल में सौर यंत्र एक छोटे बक्से के समान होता है। तो सौर यंत्र कहाँ होता है? वायुनाल में एक छोटे से बक्से के रूप में होता है। ये पुरुषों में गले के सामने बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है, जिसे टेटुआ या एंडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो सौर यंत्र होता है मनुष्य में किस नाम से जाना जाता है? टेटुआ या एंडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। इसकी गुहा में उपस्थित 2 मजबूत लचीले स्वर रज्जु कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला फैक्ट है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या है? ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, श्वासोच्छ्वास क्रिया निम्न 2 चरणों में पूर्ण होती है, नाम लिखिए। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है दोस्तों? अंतःश्वसन होता है और एक निःश्वसन। अंतःश्वसन में इस क्रिया में वायु फेफड़े में भरती है, अंतःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन, इस क्रिया में वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। नेक्स्ट आपका, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा भी वहन होता है। यानी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मैक्सिमम ये लोग जानते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। चलिए, इफेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।